हेलो बच्चों। उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, आपकी पढ़ाई सुचारू रूप से चल रही होगी। आज हम बात करेंगे आनुवांशिकता के बारे में। आनुवांशिकता क्या होती है और इसका क्या फायदा है मनुष्यों के जीवन में, और ये किस प्रकार जैव विकास से संबंध रखता है। तो वेलकम बैक टू योर ओन स्टडी डेस्टिनेशन बायोनीति। आज का टॉपिक आनुवांशिकता। अब हमें पता है कि लैंगिक प्रजनन जब होता है, हमने पिछले अध्याय में पढ़ा है, लैंगिक प्रजनन जब होता है किसी भी जीव में तो उसके द्वारा विभिन्नताएं आती हैं, और ये विभिन्नताएं जैव प्रक्रम का, जैव विकास का आधार बनती है। ये ऑलरेडी हम पहले से ही डिस्कस कर चुके हैं, हमें पता है। अब जो किसी भी जीव में विभिन्नताएं आती हैं, ये या तो उन्हें अपने माँ बाप से मिलती हैं या जनक से, जिसको कह सकते हैं, या कुछ विशिष्ट होती हैं जो सिर्फ उनमें ही पाई जाती हैं। अगर ये विभिन्नताएं किसी जीव को सर्वाइवल में मदद करती हैं, उसका जो जीवन जीने का तरीका है उसको बेहतर बनाती हैं, तो वो अगली पीढ़ी में स्थानांतरित हो जाती हैं। अगर वो सर्वाइवल एडवांटेज देती है तो नेक्स्ट जनरेशन में, अगली पीढ़ी में स्थानांतरित हो जाती है। और जब ऐसे बहुत सारे गुण, ऐसी बहुत सारी विभिन्नताएं आ जाती हैं, उससे नई स्पीशीज का निर्माण होता है। और ये नई स्पीशीज का जो निर्माण है वो जैव विकास का आधार है। तो इसको हम इस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं, इस तरह से जोड़ सकते हैं चीजों को। तो इसमें अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, देखो तीन वर्ड है। पहला वर्ड है जो है अनुवांशिकी। अनुवांशिकी। दूसरा है अनुवांशिकता, और तीसरा है विभिन्नताएं। विभिन्नताएं। अनुवांशिकी को अंग्रेजी में बच्चों कहते हैं जेनेटिक्स। आनुवंशिकता क्या हो गई, हेरिडिटी, एंड विभिन्नताएं वेरिएशंस। तो जो अनुवांशिकी है, जो हेरिडिटी है, इट इज स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। अनुवांशिकता और विभिन्नताओं के अध्ययन को अनुवांशिकी कहा जाता है। ठीक है। अब अनुवांशिकता क्या होता है कि जो लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होते रहते हैं पूर्ण विश्वसनीयता के साथ, है ना। एक जैसे लक्षण जो पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होते रहते हैं, जो बेसिक बॉडी प्लान बनाते हैं, उनको क्या कहते हैं, आनुवांशिकता, हेरिडिटी। लेकिन अगर जीवों के डीएनए में अंतर आता है, डीएनए में अंतर आता है, तो उसको विभिन्नताएं कहा जाता है। ठीक। तो जेनेटिक्स इज स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। और मेंडल एक वैज्ञानिक हुए, ग्रेगर जॉन मेंडल, उन्हें अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ जेनेटिक्स। अनुवांशिकी का जनक उन्हें माना जाता है। उन्होंने मटर के पौधों पर कार्य किया, जिसको वैज्ञानिक रूप से पाइसम सटाइवम कहा जाता है। उद्यान वाले मटर, गार्डन की, पाइसम सटाइवम इसको कहा जाता है। यहां तक कोई कंफ्यूजन है आपको, प्लीज आप लोग पूछें, आप लोग बोल सकते हैं। ठीक। अब जो वंशागति है उसको लेकर मेंडल ने कुछ नियम दिए, वंशागति के नियम भी बताए। तीन नियम है, उन तीनों नियमों का हम अध्ययन करेंगे। अब सबसे पहली बात आती है कि मेंडल ने मटर के पौधों को ही क्यों चुना अपने अध्ययन के लिए। मटर के पौधों को क्यों सेलेक्ट किया, क्यों चुना, मटर पौधा चुनने का कारण। तो सबसे पहली जो बात आती है, सबसे पहला जो आधार था कि इसका जीवन काल बहुत छोटा होता है, छोटा जीवन काल है। दूसरी जो बात इसमें इससे संबंधित आ जाती है, बहुत कम समय में फल बन जाता है और बीज उत्पन्न हो जाता है, तो उस वजह से भी इसको लिया गया। बहुत सारी विभिन्नताएं पाई जाती हैं, बहुत सारे विभिन्न लक्षण पाए जाते हैं, तो अध्ययन करना
आसान हो जाता है। और चौथा और महत्वपूर्ण जो पॉइंट है कि मटर का पौधा आसानी से उपलब्ध होता है, महंगा नहीं होता। तो इन कारणों की वजह से मेंडल ने मटर के पौधे को सेलेक्ट किया अपने अध्ययन के लिए। यहां तक कोई कंफ्यूजन? अब मटर के पौधे में मेंडल ने 7 जो लक्षण थे, मुख्यतः 7 जो लक्षण थे, उनका अध्ययन किया। 7 विकल्पीय लक्षणों की बात करी। बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन नीट के एग्जाम में भी क्वेश्चन आते हैं, एनटीएससी के एग्जाम में भी क्वेश्चन आते हैं। तो 7 लक्षण कौन से थे, देखिए एक एक करके हम उनकी बात करते हैं। सबसे पहले आता है बीज का आकार। बीज का आकार, सब में दो दो पॉसिबिलिटीज होंगी। बीज का आकार या तो गोल हो सकता है या खुरदरा हो सकता है। ये पहला लक्षण हो गया। दूसरा लक्षण बच्चों इसमें आ जाएगा बीज का रंग, पीला और हरा। ये दूसरा लक्षण हो गया। तीसरा लक्षण इसमें आ जाएगा फूलों का रंग। हाँ, फूल किस किस प्रकार के हो सकते हैं, किस किस रंग के हो सकते हैं, वो लक्षण इसमें लिया गया, बैंगनी और सफेद। चौथा लक्षण लिया गया फली का आकार। फली का आकार, पोड शेप, चौड़ा और भरा हुआ और चपटा और सिकुड़ा हुआ। फली का रंग, पांचवा लक्षण, फली का रंग लिया गया जिसमें हरा और पीला, दो रंग। छठा लक्षण जो इसमें पढ़ा गया, इस मेंडल ने जो सेलेक्ट किया, जिसके आधार पर स्टडी की, वो फूलों की स्थिति, कि तने पर या शाखाओं पर फूल किस में है। तो इसमें दो है, एक्सियल और टर्मिनल। और आखिरी सातवां है पौधे, पौधे की या तने की लंबाई, जिसमें लंबा और बौना। इन 7 लक्षणों के आधार पर मेंडल ने अपना सारा अध्ययन किया। अब इसमें एक बात आपको ध्यान रखनी है, जो पहले लिखा गया है लक्षण, पहले जो भी लक्षण लिखा गया है वो है प्रभावी लक्षण, डोमिनेंट। जो बाद में लिखा गया है, पीछे लिखा गया है, वो है अप्रभावी लक्षण। तो प्रभावी और अप्रभावी दो तरह के लक्षण इसमें दिखाए गए। ठीक। तो विकल्पी लक्षण, जैसे बीज का आकार है, उसमें प्रभावी लक्षण गोल हो गया, अप्रभावी लक्षण हो गया खुरदरा। यहां तो कोई समस्या है, प्लीज आप लोग बता सकते हैं। कोई समस्या नहीं है? चलिए, अब थोड़ा सा और इसकी हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं, पीछे की हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं। तो जो हेडिटी शब्द है, इसका सबसे पहले प्रयोग स्पेंसर नामक वैज्ञानिक ने किया। हेडिटी शब्द का प्रयोग स्पेंसर, स्पेंसर नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले इसका इस्तेमाल किया। अब मेंडल ने जो 3 नियम दिए, उसकी वजह से उसे आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। और इन नियमों को मेंडलवाद कहा जाता है। मेंडलिज्म, मेंडलवाद। जो 3 नियम थे मेंडल के, उसकी वजह से। ठीक। मेंडल वैसे तो मुख्य रूप से पादरी था, क्योंकि वो एग्जाम क्लियर नहीं कर पाया था। इसका एक शॉर्ट वीडियो मैंने डाला है, आप देख सकते हैं। इसने मटर के पौधे पर 7 साल तक काम किया। 7 साल तक संकरण के अध्ययन किए। किस पर? पाइसम सटाइवम पर, मटर के पौधे पर, गार्डन उद्यान वाला। और अपने अध्ययन के जो रिजल्ट थे, उसको ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री के सामने पेश किया। ठीक।
6 जनवरी 1884 को इनकी मृत्यु हो गई और इनको कोई भी नाम मान सम्मान नहीं मिला। ठीक है। इनकी मृत्यु के 16 साल बाद 3 साइंटिस्ट ने, ह्यूगो डी वेरिस, कार्ल कोरेंस और वॉन शैमरैक ने इसके बताए नियमों का दोबारा से अध्ययन किया गया और उसके आधार पर फिर से मेंडल को सारा क्रेडिट दिया गया। ठीक। तो अभी तक कोई कंफ्यूजन है, प्लीज आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है। अब हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करेंगे बच्चों, मेंडल के द्वारा दी गई शब्दावली। यहां तक कोई कंफ्यूजन है प्लीज आप लोग पूछें, क्योंकि आगे जब हम मेंडलवाद पढ़ेंगे, जेनेटिक्स पढ़ेंगे, तो उसमें शब्दावली का बार बार उपयोग होगा। तो मेंडल की शब्दावली बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है।